वक्त किस नंबर 42। अगले दिन वो एक बार फिर डॉक्टर गजाला रूही के क्लिनिक चली आई थी। आज का सफ़र लंबा और थका देने वाला था। वो उस औरत के पास कई बार आ चुकी थी, लेकिन जितना लंबा सफ़र आज लगा था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो एक बार फिर उस नीले सोफ़े पे बैठी थी। आज फिर भूरे बाल चेहरे के अतराफ में गिर रहे थे। आज फिर वो मुस्तरिब थी। गजाला रूही उसे गौर से देख रही थी। क्या तुम ब्लेम गेम खेलना चाहती हो? क्या तुम दिमाग को कैद से आज़ाद करना चाहती हो? ये ज़रूरी है हाले, तुम्हें ये करना चाहिए। जब तक असल मुजरिम को ब्लेम नहीं करोगी, तुम्हारा दिमाग उसी तरह थका रहेगा। हाले ने नज़रें उठाकर उसे देखा था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह मैं खुद हूँ। वो शिकस्त खोरदा थी। रूही ने नागवारी से पहलू बदला था। मैं सेल्फ ब्लेमिंग की बात नहीं कर रही महाले, मैं सेल्फ ब्लेमिंग नहीं कर रही। उसने अपने अल्फाजों पे जोर दिया था। मैं हाले सुल्तान में अपनी कहानी की विलन खुद हूँ। मैं कभी अपने हक के लिए नहीं बोल सकी। मैंने खुद को बेतौकीर किया। मैंने डॉक्टर, वो उंगली से सीने पे दस्तक दे रही थी, मैंने किसी इंसान को ये हक दिया कि वो मुझे जहनी मरीज़ बना दे, मुझे अपना ग़ुलाम बना दे, क्योंकि मैं एक लालची लड़की थी। मुझे मेरी माँ की तवज्जो चाहिए थी। वो हल्की डिस्टर्ब आवाज़ में कह रही थी। हाँ, मैं भी नीडी और डेस्परेट थी। अपनी माँ की मोहब्बत के लिए मैं ऐसी थी। इसीलिए मैंने सब बर्दाश्त किया। हर बात जो वो मेहर माँ मुझसे करती थी, हर वो जुल्म जो उसने मेरे साथ किया, मैं उसमें शामिल थी। उसकी आंखें भर रही थी। रूही यकटिक उसे देखे गई। मैं वो मज़लूम थी जो अपने लिए जानबूझकर आवाज़ नहीं उठाती थी, क्योंकि मैं लालची थी, क्योंकि मैं मोहब्बत खो जाने से डरती थी। मैं बुज़दिल थी। मैं क्या करती, ये मेरे बस में नहीं था। अगर मेरी माँ मुझे मेरे हिस्से का प्यार दे देती तो मैं ऐसी ना बनती। उसकी आंखें सहारों कतार बह रही थी। हर इंसान अपनी कहानी में कहीं ना कहीं विलन ज़रूर होता है। अगर आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर करके किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दिया और उसने आपको हर्ट किया, तो विलन वो नहीं, आप खुद हैं। मैं बहुत हर्ट हूँ डॉक्टर, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें मेहरमा शामिल थी। इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं एक लंबा अरसा किसी पे यकीन नहीं कर सकूँगी। मैं एक लंबा अरसा दोस्त नहीं बनाऊँगी। मैं बहुत बुरी तरह टूट गई हूँ। मैं क्या करूँ? वो चेहरा हाथों में दिए हिचकियों के साथ रोने लगी थी। तुम हर्ट हो, समझ आता, लेकिन तुम शॉक्ड नहीं हो रूही। सोच सोच कर कह रही थी। तुम क्यों शॉक्ड नहीं हो? क्या तुम्हें मेहर पे शक था, या फिर तुम ये बात 3 दिन पहले नहीं जानी थी? ये बात पहले से पता थी। ओ मेरे खुदा, तुम्हें ये बात पता थी ना? उसने जैसे ही पहेली हल कर ली थी। हाले ने आहिस्तगी से चेहरा उठाया था। गीली आंखों से अपने सामने बैठी लड़की को देखा और धीरे से इस बात में सर हिला दिया। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। मैं जानती थी ये कौन लिख सकता है। उसने जैसे एतराफ़ किया। मैं जान गई थी। जब उमर मुझसे पूछने आया था, मैं उसी दिन जान गई थी, लेकिन बस चुप थी। वो यासियत से बोल रही थी, आवाज़ में रंज था। मैं चाहती थी ये झूठ निकल आए। मैं चाहती थी मेरे अंदाजे गलत हो, लेकिन नहीं हो सके। हाँ, मैं शॉक्ड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शौक़ का फ़ेज़ गुज़र चुका है। मैं अब कबूल कर चुकी हूँ। आपको पता है डॉक्टर, कोई इंसान उठकर यूँ ही हमारी कहानी का विलन नहीं बन जाता। हम उसे ये मौका देते हैं। रूही को देखते वो बोल रही थी। जिस तरह ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसी तरह रिलेशनशिप सिग्नल्स भी होते हैं। एक सुर्ख बत्ती कहीं बाहर जलती बुझती है, उस पर रुक जाना होता है। अपनी या सामने वाले की इस्लाह करनी होती है। लेकिन मैं नहीं रुकी। उसने जैसे खुद का मजाक उड़ाया हो। मैं नहीं रुकी, क्योंकि अगर रुक जाती तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलें बन जाती। मैं डर गई थी। मेरे लालच और मोहब्बत की भूख ने मुझे सब सहने पे मजबूर किया। मेहरमा मेरी कहानी की विलन नहीं है, मैं अपनी कहानी की विलन हूँ। जब मैं अपने लिए नहीं बोल सकी, अपने लिए नहीं उठ सकी, जब मैंने चाहते हुए उसका जुल्म बर्दाश्त किया, तो मैं मज़लूम नहीं हूँ, मैं जालिम हूँ। अपनी जान के साथ जुल्म किया मैंने। उसने अब सर सोफ़े की पुष्ट से टिका दिया था। रूही आगे को बैठी। देखो आले, हम चाहे जालिम थे या अपने साथ अच्छे नहीं रहे, लेकिन किसी भी इंसान को हक नहीं था कि वो हमारे जिस्म या रूह को तकलीफ़ दे। चलो, अगर उसने दी भी और हमने सह ली, तो इसकी भी एक हद होती है। वो औरत तुम्हारे बच्चों तक आ गई, हद ख़त्म हो चुकी है। हालांकि आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थी। अब तुम्हें चाहिए कि तुम जालिम का हाथ रोको, उसका जुल्म रोको। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। अब तुम्हें चाहिए कि बस कर दो। जाओ हाले, सुल्तान कंफर्ट करो उसे, पूछो उससे कि किसने हक दिया उसे कि तुम्हारे साथ बुरा करे। कन्फ्रंट करो उसे। अगर नहीं पूछोगी तो एक बार फिर अपनी जान के साथ जुल्म करोगी। हाले टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। इससे क्या होगा? क्या मेरे साथ हुआ कुछ भी जुल्म बदल सकता है? रूही मुस्कुराई थी। इससे ये होगा कि तुम्हारे अंदर से पिछले गिल्ट निकल जाएंगे, तुम्हारा दिमाग पुरसकून होगा, तुम्हारा जिस्म और दिल तुमसे खुश होंगे कि तुम उन दोनों के लिए बोली हो। तुम्हें नहीं लगता कि हर जुल्म की एक हद होती है, और अगर वो हद ख़त्म हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ बोल उठना चाहिए?
हाले कुछ नहीं बोली, उसने बस सर को हल्की सी जुम्बिश दी थी। काफ़ी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। हाले कुछ सोच रही थी और रूही उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम अपनी माँ को माफ़ क्यों नहीं कर देती हाले? उसकी बात पे हाले को यूँ लगा था जैसे किसी ने खींच कर थप्पड़ दे मारा हो। वो सुन हो गई। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार नहीं मिला, मैं मानती हूँ। वो संजीदगी से बुत बनी हाले को देखते हुए बोलती रही, लेकिन बच्चों के पास माँ बाप का प्यार पाने के हज़ारों तरीके होते हैं। तुमने कोई तरीका क्यों नहीं अपनाया? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इगोइस्टिक थी। तुमने भरम रख लिया, खोखले बहादुरों की तरह माथे पे लेबल सजा लिया कि तुम्हें माँ की ज़रूरत नहीं है, हालांकि तुम्हें थी। रोही ज़ोर से कर बोली थी। हाले ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर चुप कर गई। तुम अपनी माँ के आगे झुकना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम पे शुरू ही से बहुत सारे बोझ डाल दिए गए थे। तुम मज़ीद झुकती तो मज़ीद शायद गिर जाती, लेकिन गिरना तो बुरा नहीं होता, गिर कर उठ ना पाना बुरा होता है। तुम ये नहीं समझी? हाले ने लब आपस में पेवस्त कर लिए। अंदर से कोई जकड़ रहा था दिल को। माँ को माफ़ कर देना चाहिए हाले, क्योंकि माँ हमेशा मासूम होती। कभी अपनी माँ से ज़्यादा मासूम कोई इंसान देखा है? हाले ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था। उन्होंने जो कुछ भी किया शायद उसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारी माँ है, उन्हें माफ़ करो ताकि दिल के बोझ हल्के हो सके। माँ बाप तो औलाद को कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। पता नहीं हम क्यों उनकी छोटी छोटी गलतियों को कत्ल से भी बड़ा समझ लेते हैं। नई शुरुआत करो हाले सुल्तान। किसी महर, किसी शम्स और किसी फरवा को हक नहीं है कि तुम्हें अजियत दे। तुम पे बस तुम्हारा हक है। वो नरमी से बोली तो हाले ने नम आंखों के साथ सर हिला दिया और एक गहरी सांस खारिज की। एक ताज़ा सांस, अपने साथ इंसाफ और एक नई ज़िंदगी के नाम। मिराज सुल्तान के ऑफिस में बैठा उमर हयात काम में मसरूफ़ दिखाई देता था। लैपटॉप पे खटाखट टाइप करते हुए उसका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा था। वो फोकस था। उसने सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी, कोट स्टैंड पे टंगा था, बाल हस्बे आदत माथे पे गिराए हुए थे। दफ़्तर ऑफिस का दरवाज़ा बजा, हल्का सा बजा था। वो सीधा हो बैठा, जानता था आने वाला शम्स सुल्तान ही होगा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक शम्स अंदर आया था। ऐश ग्रे 2 पीस सूट में मलबूस, बालों को अच्छे से सेट किए। वो तरोताज़ा लग रहा था। उमर उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था, लेकिन सर नहीं उठाया। शम्स उसके इस रवैये के आदी हो चुके थे। वो मतवाज़ुन चाल चलता हुआ आया, उमर के सामने वाली कुर्सी खींची और हाथ में पकड़ी फाइल मेज़ पे धर दी। क्या तुम मेरा एक हुक्म मानोगे? मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, पार्टनर हूँ, सो आप मुझसे फेवर ले सकते, हुक्म नहीं दे सकते। उमर ने टोका था। शम्स मुस्कुरा दिए। न जाने कि उन्हें यह आदमी बुरा नहीं लगता था। ये फ़ाइल अपनी बीवी को दे दो, इसमें वो सारी रकम की डिटेल है जो मैं हर माह भाई को अपनी कंपनी से दिया करता था। चंद माह से नहीं दे सका। वो एक पल को रुका था। उमर के टाइप करते हाथ भी रुक गए थे। लेकिन अब मैं सब फिक्स कर लूँगा, वो एक कज़म से बोला था। मैं हाले और हसन को उतनी ही रकम दिया करूँगा जितनी उनका हक है। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं अपनी बीवी के लिए कमा सकता हूँ, उसे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। उमर संजीदगी से बोला था। शम्स की आंखों में अब के गिल्ट था। उन्हें ज़रूरत हो या ना हो, मुझे है। मैं ऐसा आदमी नहीं था उमर, मैं कभी भी अपने भाई का बुरा नहीं चाहता था। इट जस्ट हैपेंड, वो बेबसी से बोला। और मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैं उनके बच्चों और बीवी के लिए बहुत कुछ करूँगा। तुम देख लेना, मैं फरिश्ता बनकर दिखाऊँगा। उमर ने इस्तेज़ा से सर झटका था। उनके बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हेवन चाहिए, दे सकते हैं। शम्स उसकी बात पर ठहर गया था। ज़ाहिर है उसका जवाब ना ही होगा, लेकिन खैर मेरा इन सब से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप मेरे पार्टनर हैं, मैं आपको फेवर दूंगा। ये फ़ाइल और आपकी आइंदा भेजी जाने वाली रकम हाले और हसन कबूल कर लेंगे। शम्स ममनूनियत से उसे देखेगा। कल मैं अपने घर में एक फ़ैमिली डिनर रख रहा हूँ, क्या तुम अपनी बीवी को ले आओगे? मैं ख़ानदान जोड़ने पे यकीन रखता हूँ, सो फिक्र ना करें, मैं ले आऊँगा। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी बीवी किसी किस्म की बदमज़गी ना कर दे। उमर मतानत से बोला था। अरे नहीं नहीं, उसकी फ़िक्र मत करो, हम दोनों ने मिलकर फ़ैसला किया है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा। वो हाले के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लेगी और सब ठीक हो जाएगा। तुम बस कल रात आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शम्स उठ खड़ा हुआ था। उमर ने बस सर हिलाने पर इत्तफ़ा किया। हम दोनों इन अल्फाजों के पीछे का राज क्या है? वो सोच में पड़ गया। मसरूफ़ सी शायरा पे वाक़ई गज़ाला रूही के क्लिनिक से जब वो बाहर निकली तो उसके सामने ही कोई खड़ा था, गाड़ी से टेक लगाए मुस्कुराते हुए उसको देखता हुआ। उसे देखकर वो भी मुस्कुराई थी, एक भरपूर मुस्कुराहट। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना मेरा बाहर आना? कैफ़े छोड़ छाड़ निकल आए तुम भी, वो उसके करीब आते हुए बोली थी। हारून मुस्कुराया था। हम दोनों बॉसेस हैं, अगर कैफ़े तुम्हारे गरीब शौहर जैसे आदमी का होता तो अलग बात थी। हम जब चाहे घूम फिर सकते हैं मैडम। वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था, फिर अपनी तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर बैठा। अगर मेरे गरीब शौहर ने तुम्हारे ये अलकाबात सुन लिए ना, ज़बान जला देगा तुम्हारी। फिक्र ना करो, वो हुस्न परस्त आदमी मुझसे नहीं उलझेगा। जानता है मैं चेहरे बनाने में किस कदर महारत रखता हूँ।
क्या हो जो मैं उसकी एक आंख महंगी कर दूं? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला था। नीला तोता खाकर मारेगा खुद को या फिर चौक पे फांसी लगा लेगा। ये आवाज़ उसकी सीट पे बैठे हसन की थी। पिछली सीट पे बैठे हसन की थी। हाले ने मुड़कर उसको घूरा था। शर्म करो, बहनोई है तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। अच्छा, वो उसे घरक रही थी। अरुण मुस्कुराते हुए उन दोनों की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। गोल मेज़ के अतराफ में सजी कुर्सियाँ और छत से लटकते क्रिस्टल बॉल्स वाले खूबसूरत रेस्टोरेंट में मेज़ पे ढेर सारा खाना था। कितना अरसा हो गया हारी, हम इस तरह खाना खाने नहीं आए। आले यासियत से कह रही थी। अरुण भी उदास सा मुस्कुराया था। तुम उम्र के साथ रह रहकर कंजूस होती जा रही हो, इसलिए वो उसे उदास नहीं करना चाहता था। सो बात बदल गया। वो कंजूस नहीं है, बस पैसे में उसकी जान अटकी रहती है, वरना मुझ पे खर्च करने में तो बहुत अच्छा है वो। हाले फ़ख्र से कह रही थी। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। उम्र हयात के बस में हो तो हवा खाए और पानी सूंघे, लेकिन पैसा खर्च ना करे। हसन ने हाथ जलाया था। हाले तब कही थी, हम लोग यहाँ साथ वक्त गुजारने आए हैं, फिर मेरे शौहर को डिस्कस करने। चुपचाप खाना खाओ। कैंडा, इसे छोड़ो हाले, तुम मेरी बात सुनो। वो जो आलिया थी ना, हमारी क्लास फेलो, उसने अरहम को डंप कर दिया। और वो जो रहमान था ना, हेड वाला, उसने शादी कर ली अपनी एक्स के साथ। अरुण एक बार फिर अपने खबरी मूड में आ चुका था। हाले ने बाकायदा कानों को हाथ लगा लिए थे। अल्लाह अल्लाह, उस रहमान ने शादी कर ली, बुलाया क्यों नहीं हमें? और उसकी मंगेतर का क्या बना फिर? वो खाना छोड़ा मुतजस्सिस थी। हारून ने जूस का घूंट भरा। होना क्या था, वो आजकल टिकटॉक पे सैड वीडियोस बना रही है और इंस्टा पे भी रिलेशनशिप एडवाइस देती है। तुम उनको फॉलो तो करो ना। रुको, मैं तुम्हें अकाउंट भेजता हूँ। हारून ने अपना मोबाइल निकाल लिया था। वो दोनों ऐसे ही थे। किसी का ब्रेकअप हो, किसी का नया नया ताल्लुक बने, शादी हो या फिर झगड़ा, हर बात पे इसी तरह डिस्कशन होती थी। कुछ अर्सा पहले जो फासला आ गया था, वो अब एक बार फिर पुर होने लगा था। हसन उन दोनों की बातों से बोर हो गया था। करीबी किसी मेज़ पे उसकी क्लास फेलो आकर बैठी थी। सो अब वो उसके साथ जा बैठा था। अरुण और हाले अब अकेले थे। तुम कैसे हो हारी? वो गौर से उसका चेहरा देखते हुए पूछ रही थी। अरुण मुस्कुराया था। मुझे क्या होगा, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बस कैफ़े थका रहा है, बिजनेस आसान नहीं है, वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था, जबकि हाले अभी उसे संजीदगी से उसे देख रही थी। तुम अपना काम छोड़कर इस वक्त मेरे पास हो, ताकि मेरे बुरे वक्त में मुझे अच्छा महसूस करवा सको। तुम साथ हो तो दिल हल्का है, लेकिन मसाइल सिर्फ मेरे नहीं हैं हारी, तुम्हारे भी हैं। सो बराबरी की सतह पे आओ और बताओ, क्या तुम ठीक हो? अरुण के दिल को तकवीयत हुई थी। वो वाकई टॉक्सिक नहीं रही थी, वो खुद को बदल रही थी। अरुण और उसका ताल्लुक बराबरी की सतह पे आ रहा था। दोस्तों को चांसेस देने चाहिए। अगर एक एक गलती पे दोस्त छोड़ जाएं तो एक दिन हम तन्हा रह जाएंगे। मैं ठीक हूँ हाले, अब वाकई ठीक हूँ। बस अगले हफ्ते मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। उसने बात ख़त्म करते हुए चावलों का चम्मच मुंह में रखा था। नर्वस हो? हाले ने नरमी से पूछा। हम आर्टिस्ट लोग हैं, नर्वस नहीं होते। मैं जानता हूँ मेरी पेंटिंग्स कभी दुनिया के अजायब में शुमार नहीं होंगी। ना ही मैं उनसे कमा सकूँगा और ना ही मैं कोई बेहद अमीर और मशहूर आदमी बन जाऊँगा जैसे ड्रामा और फिल्मों में होता है। यहाँ आपका दिल टूटा और यहाँ आपने मेहनत शुरू की और आप बेहद मशहूर हो गए। वो दोनों एक साथ हंसे थे। लेकिन मैं खुश हूँ, कैफ़े से कमाई हो जाती है और पेंटिंग्स मुझे खुश रखती हैं। मैं हील हो रहा हूँ, वो नरमी से बोला था। हाले मुस्कुराई थी। अरुण उसको देख कर मुस्कुराया था। वो दोनों अब हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। दोस्तों का साथ आपको किस कदर हल्का फुल्का कर देता है ना। शाम गहरी होकर आसमान पे फैली तो आसमान अपना नीला रंग बदल कर स्याह होने लगा। सितारे सारे आसमान पे फैले हुए थे। नवंबर की ठंडी हवाएं कराची को अपनी लपेट में लिए हुए थी। क्योंकि कराची में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा खासा हो जाया करता था। ऐसे ही खुशगवार से माहौल में उमर हयात के कमरे में जाओ तो हाले सुल्तान सिंगार में इसके सामने बैठी थी। उमर उसके हकम में बेड पे बैठा था, लैपटॉप पे गाड़ियों के नए मॉडल देखता हुआ, साथ ही हर 5 मिनट बाद सरदार को कॉल करता हुआ। हाले अपने बालों में ब्रश फेर रही थी, सुस्त रवि से उदासी से। तुम्हारे बालों का रंग ख़राब हो रहा है, वो उसी तरह लैपटॉप पे सर झुकाए कह रहा था। हाले चौंक गई थी। फिर बालों को आगे किया। इनका रंग वाकई ख़राब हो रहा था, वो खुरदरे भी हो गए थे। कल जाकर इनका कलर चेंज करवाओ, वापस अपने ब्लैक डाई पे आ जाओ। तुम्हारे बाल वैसे खूबसूरत थे। हाले मुस्कुराई थी। भला आखिर उसने किसी चीज़ की तो तारीफ़ की थी। अच्छा, तुम्हें मेरे बाल स्याह पसंद थे? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। वैसे उमर, मैंने सुना तुम मेरी मोहब्बत में फ़ेल हो गए थे। अब की उमर ने सर उठाया था। आंखों में कुछ खफकी थी। वैसे हाले, मैंने सुना है तुम लोगों को जाकर कहती हूँ मेरी आवाज़ इस कुराए अर्ज़ का सबसे खूबसूरत साउंड है। वो भी उमर था, कहाँ पीछे रहने वाला था। हाले को शौक ही तो लगा था। ये मेरा पर्सनल सेशन था उमर। रूही ने तुमसे कैसे शेयर किया? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये सब कुछ रूही ने नहीं बताया। आपके हैंड बैग में डिवाइस रिकॉर्डर लगाया था मैंने, वो कहते हुए उठा था। और
बेड के किनारे आकर बैठा। हाले अब भी खफगी से उसे देख रही थी। आओ तुम्हारे बालों में तेल लगा दूँ। वो बेड की पायंती के करीब आलती पालती मारे बैठा था और मुस्कुराते हुए ऑफर कर रहा था। हाले भी मुस्कुराई थी। कुछ देर बाद वो नीचे फर्श पे बैठी थी। हाथ में तेल से भरी छोटी सी प्याली उठा रखी थी जिसमें से वो वक्फे वक्फे से तेल हाथ में भरता था और उसके बालों में लगाता था। आज शम्स आया था मेरे पास, तुम्हारा हिस्सा देना चाहता है वो, और कल डिनर पे भी बुला रहा है। मैं हाँ कह आया हूँ। हाले ने जवाब नहीं दिया, वो बस सुनती रही। कल हम जाएंगे तो चाहो तो महर को कन्फ्रंट कर सकती हो, उससे बात करो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो नरमी से बोला था। फिर एक पल को ठहरा। क्या तुम्हें एतराज़ होगा अगर मैं अपने अब्बा को घर ले आऊँ? वो हथेली से उसके सर में मालिश करते हुए पूछ रहा था। दूर कहीं शायद वो जवाब जानता भी था। हाले चंद पल खामोश रही, फिर आहिस्ती से बोली, वो तुम्हारे अब्बा है, मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे कुछ वक्त दो। मेरे दिल में उनके खिलाफ़ बहुत कुछ है, बस थोड़ा वक्त दो ताकि मैं खुद को समझा सकूँ। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया था। वो जानता था हाले इतनी जल्दी दिल से बात नहीं निकालेगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं नया हेयर कलर करवाऊँ, हेयर कट लूँ और कैरेटिन ट्रीटमेंट भी। हाँ हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल लगी है ना, या फिर मेरे पास कोई दरख्त है जहाँ पैसा उगता है। 50 रुपये वाला जियो कलर लगाओ और खामोशी से बैठ जाओ। हाले इस बतवक्को भड़क गई थी। छोड़ो मेरे बाल, कोई ज़रूरत नहीं सबकी। पैसे देते वक्त तो तुम्हारी जेब में सांप बैठ जाते हैं ना। वो उठने लगी थी लेकिन उमर ने उसके दोनों कंधों पे हाथ रखकर उसे दोबारा वापस बिठा दिया। ले लो जितने पैसे चाहे ले लो, वो जलकर बोला था। जिस हिसाब से तुम खर्चा करी हो ना, मुझे लगता है अनकरीब मैं 3 तलवार के चौक पे भीख मांगूंगा। और मज़े की बात बताऊँ उमर, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। वो मज़े से बोली थी। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जब मैं अम्मा के कुकिंग क्लासेस में खाना बनाया करता था ना, तो लड़कियों के खाने जल जाते थे, लेकिन वो फिर भी मुझसे नज़र नहीं हटाती थी। वो फ़ख्र से बता रहा था। अब जाहिर है तुम भी उनकी हौसला अफजाई करते ही होगे। उमर ने मुस्कुराहट दबाई थी। लो, मैं भला क्या करता था? ज़रा सी अपने डिम्पल्स की नुमाइश कर देता था और लड़कियों के दिलों पे छुरी चल जाया करती थी। उमर, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ना हो कि मेरे बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाए। हाले ने वार्न किया था। ऐसे सोचने की बात है हाले, तुम अगर अभी उन बेज़र लड़कियों से जल रही हो, तब क्या होगा जब मुझे जन्नत में 70 हूरों के साथ देखोगी। वो अब उसके बालों की चुटियाँ गूंद रहा था। हाले ने अपने बाल छुड़वाए थे। अब वो पलंग की पाइंती पे अपना सर ढलकाए उमर को देख रही थी। जन्नत में जाने वालों की हर ख्वाहिश पूरी होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है, उमर ने तायद की थी। फिर मैं जन्नत में जाकर दुआ करूँगी कि अल्लाह साईं तुम्हें जहन्नुम में फेंक दे। ना उम्रें होंगी ना चलन। उमर का चेहरा पक हो गया था। हाले मुस्कुराते हुए उठी थी। मैं तो पिछले 5 मिनट से कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारे अलावा किसी लड़की को देखना भी हराम है मुझ पे। वो घबरा ही तो गया था। हाले मुस्कुराते हुए अब अपने बालों को आईने में देख रही थी। धमकी काम कर गई थी। अगली रात वक्त 9:30 बजे के करीब सुल्तान मंजिल में आज बिछी हुई खाने की मेज़ तो यूँ लगती थी जैसे किसी महल का शाही खाना हो। कौन सा खाना था जो आज वहाँ मौजूद नहीं था? कौन सा मशरूब था जिसकी कमी महसूस होती? खुशगपियों के दरमियान खाना खाया जा रहा था। सरबराही कुर्सी पे शम्स बैठे थे, उनकी दाएं तरफ सफ़ीर और उसके साथ महरमा। उसी तरह उनकी बाएं जानिब हाले सुल्तान थी और उसके साथ बैठा उमर हयात। हाले के साथ वाली कुर्सी पे यूसुफ सुल्तान बैठे थे। वो हाले की मौजूदगी से बेतहाशा खुश थे और आज उन्होंने उसी लिए सरबराही कुर्सी छोड़ हाले के साथ वाली कुर्सी चुन ली थी। हाले सबसे बात कर रही थी, दादा से, अपनी माँ से, फरवा से और यहाँ तक कि सफ़ीर से भी। सफ़ीर ने भी उससे हल्की फुल्की बात की थी। वो चाहे माजी में जैसा भी रहा हो, लेकिन एक माजी वो भी था जिसमें सफ़ीर उसका बेहतरीन दोस्त रहा था। उमर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? यूसुफ सुल्तान ने सरगोशी की थी। हाले मुस्कुरा दी। वो कम अज़ कम उस आदमी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। बहुत ख्याल रखता है दादा, बहुत अच्छा है। थोड़ा पैसे के मामले में कंजूस है, बाकी सब ठीक है। वो भी उन्हीं की तरह सरगोशी कर रही थी। यूसुफ सुल्तान तो भोले नहीं समा रहे थे। आज हाले बिल्कुल नॉर्मल थी। ना उसने पिछली बातें दोहराई थी, ना उसने कोई बात कही थी। मेरा आज का शागिर्द है, कंजूस तो होगा ना? वैसे एक बात है, लड़का है हैंडसम। दादा की बात पे हाले ने उनको घूरा था। मैं केड़ी घाटिश है? मैं कौन सा कोई कम हूँ? वो उसकी बात पे नम आंखों से हंस पड़े थे। मेरे को सराय की आज का पहले इतनी मीठी कभी नहीं लगी। मुझे सराय की आज से पहले इतनी मीठी कभी नहीं लगी। वो कह रहे थे। मुझे माफ़ करना हाले, मैं मजबूर और कमज़ोर था। तुम्हारी जुदाई अब मेरे बस की बात नहीं। तुम अब मुझे छोड़ना मत। वो जैसे इल्तिजा कर रहे हो। हाले के दिल को किसी ने पकड़ कर दबाया था। उसने ज़ख्मी आंखों से सामने बैठी महर को देखा, जो उन्हीं दोनों को देख रही थी।
हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता दादा, वो बुलंद आवाज़ में बोली थी। सब खाना रोक कर उसे देखे गए। हम एक खून हैं, एक नस्ल में आपके बेटे का खून हूँ, मैं आपकी औलाद में से हूँ। हम में से फासले आ सकते हैं, बदगुमानी आ सकती है, लेकिन तीसरा नहीं आ सकता, है ना दादा? वो कह तो यूसुफ सुल्तान से रही थी, लेकिन उसने आंखें महर के चेहरे पे गाड़ रखी थी। यूसुफ सुल्तान ने उसका हाथ थाम कर चूमा था। हाले उनके कंधे से लग गई थी। अब बस महर की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। वो उठ खड़ी हुई, वो आंखों में तपिश लिए हाले को देख रही थी। आ जाओ हाले, तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाऊं, तुम्हें देखनी थी ना? वो लफ्ज़ों पे जोर दे रही थी। महर, बेटे से खाना खा लेने दो, शम्स ने टोका था। लेकिन हाले, मैं वाकई देखना चाहती हूँ, कहते हुए उठी थी। उमर ने एक नज़र हाले को देखा। हाले ने पलक झपक कर उसे तसल्ली दी थी। उन दोनों का रुख अब के महर माँ के कमरे की जानिब था। ना जाने क्या था जो अब होने जा रहा था। वो उसे लिए अपने कमरे में चली आई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थी। भूरी आंखों ने सियाह आंखों में देखा था। चली जाओ हाले, प्लीज़। उसकी आंखों में मिन्नत थी, उसके लहजे में मिन्नत थी। मुझे मेरा जवाब दे दे, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप जानती मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, सफ़ीर के दिल में और दादा के दिल में। आप मुझे वहाँ से कैसे निकालेंगी? हाले की आवाज़ में रंज था। मुझे बस मेरा जवाब दे, क्यों? आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो मुझसे मोहब्बत थी ना? वो नहीं रोना चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ब खुद उस आंखों से फिसल रहे थे। मेहरमा ने चंद लम्हा उसको देखा और फिर उसका हाथ पकड़े फर्श पे बैठ गई। मैं तुमसे आज भी उतनी मोहब्बत करती हूँ हाले। उसने अपना हाथ हाले के चेहरे पर रखा। तुम मेरे लिए आज भी ज़रूरी हो, मैं आज भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो गीली आवाज़ में कह रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन हाले, क्या मैंने बचपन से यही सब नहीं सहा? क्या मैंने एक परफेक्ट लाइफ गुजारी? क्या मैं तुम्हारी वजह से इग्नोर नहीं हुई? कोई मुझे नहीं देखता था क्योंकि आगे तुम थी, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। क्या मैंने की? हाले ने सख्ती से लब खींच लिए। वो रोना नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे मोहब्बत का हक अदा किया, और आज अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने का हक अदा करना पड़ रहा है तो तुम पीछे हट रही हो। क्या मैं वही नहीं हूँ जिसने तुम्हें तब मोहब्बत दी जब तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था? तासुब से पूछ रही थी वो। क्या मैं वही नहीं हूँ जिसने हर तरफ में हमेशा तुम्हारा साथ दिया? हाँ, मैंने बहुत कुछ गलत किया था, अब भी कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत करती हो आले। क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं? सफ़ीर को ड्रग्स देना, दादा को व्हील चेयर पर बिठा देना, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगी? ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसने मुझसे मेरा बाप छीन लिया? उसकी आवाज़ में गहरा कर्ब था। ये कैसी मोहब्बत है जिसने आपसे कत्ल करवा दिया, जिसने मुझे जलील करवाया, मेरा ख़ानदान मुझसे छीन लिया? क्या आप इसे मोहब्बत कहती हैं? हाले के लहजे में हकारत थी। यही तो मोहब्बत है। हर मोहब्बत में आपको कुछ ना कुछ करना होता है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में बहुत कुछ सहा था, अब तुम्हारी बारी थी। अब्बा और सफ़ीर के लिए मैंने खुद को बेवकार कर दिया, अब उनकी बारी थी। हर कोई अपना अपना हिस्सा निभा रहा है आले। तुम्हें अगर मुझसे कभी मोहब्बत रही है तो तुम्हें शिकायत का हक नहीं है। क्या तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की है? वो उसकी आंखों में झांक रही थी। आले ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया था। महर का दिल रुक सा गया। मुझे आपसे मोहब्बत करने का वक्त मिला ही नहीं। आप ज़रूरत बनी, खौफ बनी, तलब बन गई, लेकिन आज तक मुझे लगता है मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकी। और अब ये जानने के बाद कि आप मेरे बाप की कातिल है, मैं आपसे नफ़रत भी नहीं कर पा रही। वो बेबसी से बोली थी। आप मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे आपके लिए कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरा दिल खाली है। अगर कोई आपको मेरे सामने मार दे तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको अपने हाथों से मार कर भी खुद पे जुल्म नहीं कर सकती। आप मेरे अगवा में शामिल थे, आपने सफ़ीर को तस्वीर भेजी, और इसके बाद जो कुछ भी किया सब माफ़ कर दूंगी, लेकिन जो आपने मेरे बाप के साथ किया मैं उसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाले में आपकी मोहब्बत बस लेना जानती है। आप हिर्स की मारी औरत हैं। आपको पता ही नहीं कि मोहब्बत बस देने का नाम है। आप किसी को मफलूज करके उसे झुकाना मोहब्बत समझती है, और मैं इस मफलूज जिस्म को अपने हाथ से खड़ा करने को मोहब्बत समझती हूँ। आप किसी को ज़हनी अजियत देना मोहब्बत समझती हो, और मैं उसी इंसान की ज़हनी अजियतों के सद्भाव को मोहब्बत समझती हूँ। आप कहती हैं आपने ये सब सफ़ीर के लिए किया। उसने एक पल को रुक कर महर की आंखों में देखा। आप झूठ कहती हैं। ये सब कभी भी सफ़ीर के लिए नहीं था। ये सब हमेशा आपने यूसुफ सुल्तान के लिए किया था। सफ़ीर बस एक खिलौना था जिसे आपने इस्तेमाल किया। हाले उठ खड़ी हुई थी। मेहरमा उसे देखेगी। अब बस मेहरमा, अब मैं तुम्हें मज़ीद अपने खून के ताल्लुकात से खेलने नहीं दूंगी। अब अब्बा और सफ़ीर के साथ मज़ीद गेम्स नहीं। अब मज़ीद किसी का बाप कत्ल नहीं होगा, क्योंकि वो रुकी। महर को कुछ अजीब लगा था। अंदर आओ सफ़ीर सुल्तान। ये अल्फाज नहीं थे, सीसा थे। महर जल कर राख हो चुकी थी, और हाले की आंखों में वैसा ही इंतकाम था जैसा उस रोज़ शाहताज के घर जाने पे वो अंदर आया था। ये सफ़ीर कोई और था, बेयकीन, शॉक्ड, आंखें पथराया हुआ, चेहरा शल सा, जिस्म वो जैसे अपने कदमों पे ही खड़ा नहीं हो पा रहा था। हाले ने उमर के नंबर पे मैसेज छोड़ा था, सबको लेकर आ जाओ, जादूगरनी को जलावतनी की सज़ा सुनाई जाएगी।
वो अब गर्दन सीधी किए सफ़ीर को देख रही थी। सफ़ीर आगे आया था। महरमा का चेहरा सफ़ेद नुचड़ चुका था। वो अभी से मुर्दा हो गई थी। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ सफ़ीर। उसकी आवाज़ किसी खाई से आई थी। ये सब इस तरह नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं हालत झूठी है, मैं आपको समझाती हूँ। उसके अल्फाज बेरब थे, ज़बान पे लुकनत तारी हो गई थी। सफ़ीर बस उसे देखे गया। लोगों के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। कोई व्हीलचेयर घसीटता हुआ उधर ही आ रहा था। महरमा को आज पता चला था समाहतें कितना बड़ा अजाब होती हैं। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? वो बेयकीनी से बोला था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा महर। मैं तो तुम्हारा दोस्त था ना। वो इतना हैरान था कि हद नहीं। महर की आंखों में बेबसी और तैश के मारे आंसू बढ़ने लगे। उसने मदद तलब नज़रों से हाले को देखा था, लेकिन वो नज़र फेर गई थी। मैंने कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी और तुम इस हद तक गिर गई। तुम्हें लगा मैं पागल हूँ। तुमने हाले के साथ इतना बुरा किया। अब के सुल्तान मंजिल के तमाम मकीन अंदर आ चुके थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई घटिया औरत? सफ़ीर पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। महर सहम कर पीछे हटी। फरवा ने बाकायदा दिल पे हाथ रखा था। यूसुफ सुल्तान नासमझी से सब देख रहे थे। बाकी सब रिलैक्स थे, गोया सब जानते थे। मैं आपको समझाती हूँ सफ़ीर, मैं आपको सब बताती हूँ। मुझे बस एक मौका दे, मैं आपको हर बात समझा सकती हूँ। वो रोते हुए बोल रही थी। क्या समझाओगी तुम मुझे? हाँ, क्या समझाओगी? वो चीख रहा था। तुम मुझे ये समझाओगी कि क्यों तुमने मेरी मंगेतर का नाम किसी और के साथ जोड़ा, या फिर ये समझाओगी कि क्यों तुमने मेरे चचा का कत्ल किया? उसकी आखिरी बात पे हर एक ने दम साध लिया था। सफ़ीर जुनूनी अंदाज में घबराया था। तुम मुझे ये समझाओ कि आखिर क्यों तुमने मुझे ड्रग्स देना शुरू की, और क्यों तुमने मेरे दादा को मफलूज करके बिठाया? बोलो, वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सफ़ीर का बस नहीं चलता था कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। उसकी हालत पे किसी पागल का गुमान होता था। महरमा बस बेआवाज़ आंसू बहाती रही। ये झूठ है सफ़ीर, ये सब झूठ है। मैं आपसे, अब्बा से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरे यकीन करें। उसने करीब आने की कोशिश की थी। सफ़ीर पीछे हटा था। तुम सही कह रही हो महर, ये झूठ है, ये सब झूठ ही तो है। अब मैं वो चिल्ला नहीं रहा था, वो बस पीछे होता गया, यहाँ तक कि दरवाजे के साथ खड़ा हुआ। तमाम लोग खामोश थे, तमाशाई थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सच क्या। हमारे ताल्लुक़ की तो बुनियाद ही झूठ थी ना। और सफ़ीर सुल्तान को कभी भी झूठ पसंद नहीं रहा। वो सर्द फैसलाकुन निगाहों से उसे देख रहा था। महर का दिल काम गया था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिस नाम को अपने साथ जोड़ने के लिए तुमने इतने जतन किए, वो नाम मैं एक सेकंड के अंदर तुमसे कैसे छीन सकता हूँ। फरवा ने आगे बढ़कर सफ़ीर की कूहनी थामनी चाहिए, जिसे वो बुरी तरह झटक गया था। मैं सफ़ीर सुल्तान वल्द शम सुल्तान अपने मुकम्मल होशो आवाज़ में तुम्हें तलाक देता हूँ। सारी आवाज़ें रुक गई, सारे चेहरे धुंधले हो गए, सब वजूद बेकार हो गए। महरमा पत्थर का बुत बन गई थी। वो आगे बढ़कर सफ़ीर के मुंह पे हाथ रख देना चाहती थी, लेकिन ये ना जाने क्यों दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ महरमा। हाले ने एक नज़र उमर को देखा था। वो आंखों ही आंखों में से तसल्ली दे रहा था। वो बता रहा था कि शर और हसद का अंजाम हमेशा बुरा रहा है। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, जाओ अब आज़ाद हो तुम। वह हकारत से कहते हुए उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़ा था। आज तुम भी इस घर से निकाली जाओगी, जैसे तुम्हारी वजह से हाले निकाली गई थी। वो उसे बाजू से पकड़कर खींच रहा था। महरमा किसी टली की तरह उसके साथ खिंचती चली गई। प्लीज़ सफ़ीर, वो कहाँ जाएगी? प्लीज़ ये मत करो। फरवा मिन्नत कर रही थी जब शम्स आगे आए थे। अगर अब तुम एक लफ्ज़ बोली तो मेरे मुँह से 3 लफ्ज़ सुनोगी, वही 3 लफ्ज़ जो तुम्हारे बेटे ने कहे थे। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। वो बेयकीनी से बुड़बड़ाई थी। आज़मा लो, वो बसोक से बोला। सफ़ीर उन दोनों की परवाह किए बगैर उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर जा रहा था। महरमा कोई मज़ामत नहीं कर रही थी। वो शायद शौक थी, या फिर शायद पथरा गई थी। वो उसे दरवाजे तक लाकर दरवाजे के बाहर कर चुका था। तुम्हारी और मेरी तलाक कभी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी अमानत है। लेकिन याद रखना, ये जिस दिन इस दुनिया में आएगा, तुम यही अल्फाज एक बार फिर सुनोगी। एक कातिल के साथ तुम रह सकते हो, मैं नहीं। हिसाब लूँगा मैं तुमसे। वो दरवाज़ा उसके मुँह पे मारता अंदर चला गया था। रात आधी बीत चुकी थी। उमर अपनी बीवी के साथ अपने घर जा चुका था। फरवा को गशी के दौरे पड़ रहे हो, जैसे वो बहू के साथ बेटा भी खो चुकी थी। कितनी बार, कितनी देर तक वो सफ़ीर के कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा बजाती रही थी। कितनी बार उसने कहा था वो बेकसूर, उसे गिनती भूल गई थी। उसके बेटे को वो भूल गई थी। थक हार कर वो वापस चली गई थी। हारे हुए शिकस्ता कदमों से उमर और महर की हकीकत पे खुल चुकी थी। कोई शौक था, कोई इनकारी। हर एक के अपने गम थे, अपने मसाइल। रात के उस पहर सफ़ीर सुल्तान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसका बाप अंदर दाखिल हुआ था।
उसका बेटा फर्श पे बैठा था, घुटने सीने से लगाए, सर गिराए, उसकी भूरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दिल फट रहा था, जैसे वो बिखरा हुआ लगता था। शम्स छोटे छोटे कदम लेता उसके करीब चला आता। उसे देखकर आज दिल पसीजा था। वो धीरे से उसके साथ फर्श पे बैठ गया। सफ़ीर कुछ नहीं बोला, वो बस खामोशी से बैठा रहा। काफ़ी देर तक खामोशी रहने के बाद शम्स ने बोलना शुरू किया था। ये ज़िंदगी है सफ़ीर, इसमें अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। औरत के लिए इसको ज़ाया मत करो। उनकी आवाज़ नरम थी। वो एक बुरी औरत थी। आप ठीक कहते हैं, वो वाकई एक बुरी औरत थी। सफ़ीर ने उनकी बात काटी तो उसने कभी भी मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देते। अगर तुम हार गए तो कोई बात नहीं, अगर तुम गिर पड़े हो तो कोई बात नहीं। वो वाकई बुरी औरत थी। शम्स ने उसे अचंभे से देखा था। आखिर वो किसकी बात कह रहा था? सफ़ीर उससे बेनियाज अपनी रो में कह गया। उसने मुझे हमेशा कहा गर्दन उठाकर चलो। सफ़ीर की आवाज़ गीली और रंजीदा थी। उसे मुझे बताना चाहिए था कि अगर गर्दन दर्द करने लगे तो कुछ देर के लिए किसी अपने के कंधे पे सर रख लेते हो। उसने क्यों नहीं बताया डैड? वो गर्दन मोड़कर कर्ब से पूछ रहा था। शम्स सब समझे थे, वो अपनी माँ की बात कर रहा था। उसने मुझे धोखा, झूठ, नफ़रत सिखाई। उसने माफ़ करना, रहमदिली रखना नहीं सिखाया। उसने गलतियों पर उनको सुधारना नहीं, उनको छुपाना सिखाया। सफ़ीर अब रोने लगा था। वो इतने सालों के आंसू अब बहा देना चाहता था। वो वाकई बुरी औरत थी डैड, और मेरे लिए उस बुरी औरत को आपने चुना। वो रुक रुक कर कह रहा था, बोलते हुए भी जैसे तकलीफ़ हो रही हो। वो औरत मेरी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकी और उस औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी डैड। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। अगर आप उसे उस दिन उस होटल में तलाक दे देते तो मैं इस तरह जलील न होता। सफ़ीर की हालत बहुत ख़राब लगती थी, यूँ जैसे अब कभी खुद को खड़ा नहीं कर सकेगा। वो बहुत बुरी तरह ढह गया था। शम्स का दिमाग भग से उड़ा था। सफ़ीर को ये बात किसने बताई? वो उन सबसे बेनियाज कह गया। एक बुरा बाप घर ख़राब करता और एक बुरी माँ नस्ल ख़राब करती है। आपने इस औरत को नस्ल ख़राब करने दिया। आप उस औरत को मेरे लिए लाए। आपने मेरे लिए गलत माँ चुनी डैड। वो अब बुलंद आवाज़ में रो रहा था। शम्स को बेख्तियार कुछ हुआ था। आप ज़िम्मेदार हैं। आज मैं यहाँ इस हालत में हूँ तो आप ज़िम्मेदार हैं। बुरी औरत को घर आप लाए थे। उसकी भूरी आंखों में सुर्खी थी। मेरी तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई यार। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं बनूंगा डैड। मैं आपके जैसा नहीं बना। वो हथेली से आंखें रगड़ते हुए शम्स को देखते हुए बोल रहा था। मैंने बाप होने का हक अदा किया। मैंने अपनी औलाद के लिए बुरी माँ नहीं चुनी। मैंने अपनी औलाद को वो नहीं दिया जो आपने दिया था। मेरी औलाद मेरी तरह नहीं होगी। वो नफ़रत, हसद और शर से दूर रहेगी। मैं उसे मेहरमा जैसी माँ नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो कर्ब और बेबसी से कह रहा था। शम्स बस उसे देख कर रह गए। सफ़ीर ने वापस सर घुटनों पर गिरा दिया था। वो बस दोहरा रहा था, मैं अपनी औलाद को बुरी माँ से बचाऊँगा। यहाँ से बाहर निकलकर घर के लाउंज में आओ तो फरवा बेचैनी से टहल रही थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद था। भूरी आंखें आंसू बहा रही थी। दिल थके बैठा जाता था। ना जाने महर कहाँ होगी। एक यही सवाल था जो वो खुद से किए जा रही थी। वो मुख्तलिफ नंबर्स मिला रही थी। वो ना जाने किन किन लोगों को कॉल कर रही थी। लेकिन बेसुध सी लम्हे लाउंज की चौखट पे हसीना मिराज नजर आई। वो बाजू सीने पे बांधे फरवा को देख रही थी। फरवा की नज़र उन पे पड़ी तो वो रुक सी गई। मैं जब से इस घर में आई थी ना फरवा, सब मुझसे कहते थे मैं फरवा से मुख्तलिफ हूँ। वो उसे देखते हुए सुकून से कह रही थी, ना मुझ में तुम जैसा ड्रेसिंग सेंस था, ना मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत थी, और ना ही मुझे बात करने का वैसा ढंग था जैसा तुम्हें। वो एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा कर रही थी। उनके लहजे में ना हकारत थी ना तंज। आज तक इस घर में तुम मेरे लिए एक आला इंसान रही हो। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मरूब रही हूँ। मैं रिश्ते और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ था कि मैं तुम्हारे आगे बोल नहीं पाती थी। लेकिन आज हसीना सर्द सा मुस्कुराई थी। आज तुम जानती हो फरवा, तुम आज कितनी रिलेटेबल लग रही हो। तुम बिल्कुल वही लग रही हो जो चंद माह पहले मैं थी। वो जिसकी जवान बेटी घर से गायब थी। उनकी आंखों में सुर्खी उतरी थी। लहजा काम क्या था। फरवा की आंखों में बेबसी भर रही थी। मेरा शौहर अस्पताल में पड़ा था। मेरा बेटा लोगों की अजीब नज़रें सह रहा था। मैं अंदर ही अंदर अपनी बेटी की मौत की दुआ कर रही थी। फरवा ने चौंक कर उनको देखा था। सीना ने कहना जारी रखा, हाँ, मैंने उसके मर जाने की दुआ की थी, क्योंकि वापस आकर भी उसके हिस्से में जहन्नुम आती। लेकिन मेरी बेटी का बख्त ऊंचा था। उसके लिए उम्र हयात आ गया था। तुम सोचो, तुम्हारी महर के लिए कौन आएगा? शैतानों के लिए कोई नहीं आता फरवा। उन्हें जब अर्श से फेंका जाता है तो वो अकेले रह जाते हैं, या फिर उन्हें मिलने वाले लोग उनसे बड़े शैतान होते हैं। वो चौखट से हट गई थी और फरवा शल खड़ी रही। ज़िंदगी में वाकई उसके पास एक उम्र हयात होना चाहिए। आपके पास एक उम्र हयात होना चाहिए, उसने एतराफ़ किया था। रात के अंधेरे में जब हर सू हू का आलम था, जब सारे में अंधेरे ने अपनी धाक बिठा रखी थी, एक ऐसे ही पैर में स्याह तार कुल की सड़क पे एक लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। उसके भूरे बाल
कंधों से ढलक रहे थे। उसकी आंखें खामोश थी, वो खौफज़दा भी लगती थी। काफ़ी दूर से चल कर आई थी, शायद वो आंखें उठाकर अपने आसपास देखती। कोई सर्द हवा का झोंका, कोई सरसराता पत्ता उसे हर आहट खौफज़दा कर रही थी। उसी तारीकी में न जाने कितने पहर मज़ीद बीते जब उसे अपनी आंखों में चुभती हुई लाइट्स ने आंखों या हाथ रखने पे मजबूर कर दिया। कुछ ही वक्त में उसने एक गाड़ी को अपने करीब रुकते देखा। गाड़ी में से बाहर निकलने वाला नौजवान उमर हयात था। उसकी आंखों में महर को देखकर कोई तमस्खुर नहीं उतरा था। वो उसे देखकर बस कुछ सोच रहा था। शायद महरमा खाली खाली नज़रों से उसे देखती रही। आओ तुम्हें तुम्हारे ठिकाने छोड़ाऊँ, उमर ने ऑफ़र की थी। अब तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें लेने तो आएगा नहीं। क्या बेहतर नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो? शरीफ इंसान हूँ मैं, यकीन करो। उमर ने अपने दोनों बाजू उठा लिए थे, जैसे कसम खाई हो। महरमा यकटिक उसे देखे गई। तुम कहते हो तुम गिद्ध हो, लेकिन रात के इस पहर तुम नोचने की बजाय बचाने आए। तुम कहते हो तुम्हारे अंदर मेरे जैसा शर है, लेकिन तुम इस वक्त मेरी इस हालत की वजह से गिल्टी हो, है ना? उमर कुछ नहीं बोला, अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुम कभी भी हम जैसे नहीं बन सकते उमर। तुम्हारे अंदर अच्छाई भरी है और तुम उसे चाह कर भी नहीं निकाल पा रहे। इंतकाम तुम्हें गिल्टी कर रहा है। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई थी। उमर की आंखों में अब की झुंझलाहट थी। तलाक हो गई है तुम्हें, और अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं टूट रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसलिए लेने आया हूँ ताकि क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ रहा है? नहीं मेहरमा, तुम्हें मैं इसलिए लेने आया हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूँ कि यतीमी क्या होती है। तुम्हें मालूम हो सके खाना खाने के लिए मेहनत करना क्या होता है, अपने घर से दर बदर होना क्या होता है। आज तुम सब देखोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी महल में नहीं, यतीम खाने लेकर जा रहा हूँ। महरमा की गर्दन अब अभी उठी हुई थी। वो कहीं से भी कुछ देर कबल सफ़ीर की मेहनत करने वाली मेहरमा नहीं लग रही थी। वो कंपोज थी, उसे यकीन था कि वो कुछ कर लेगी, और उसका यही यकीन उमर को खटक रहा था। मैं यतीमी की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी उमर, और ना ही सफ़ीर मेरा एक्स हस्बैंड है। हमारी तलाक नहीं हुई। वो कुछ जता रही थी। जब औरत हामला हो तो उसे शौहर की जानिब से तलाक नहीं हो सकती, यहाँ तक कि बच्चा दुनिया में आ जाए। मैं वापस उसी घर में जाऊंगी और हुकूमत करूंगी। मुझे बस 5 मिनट चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, और अब मेरे पास प्लान है। तुम कल के ढलते सूरज में मुझे मेरे महल में पाओगे, याद रखना। वो तफाखुर से कह रही थी, और अब जब कुछ था, बहुत कुछ था जो उमर को खटका था। तुम क्या करने वाली हो? उमर ज़रा सा मशकूक हुआ था। महर मुस्कुराई थी। मेरे पास उन लोगों का वारिस है, और ये वारिस उनकी कमज़ोरी है। सफ़ीर एक महरूम बचपन गुजार चुका है। मैं बस उसे चंद बातें याद दिलाऊंगी, सिर्फ चंद बातें और वाक़यात जिनमें वो अपने बाप के लिए तरसा, जिनमें उसे अपनी माँ की तवज्जो नहीं मिली, और बस वो अपनी औलाद को इस जहन्नुम में जीने नहीं देगा। पूरी चमकती आंखों से कहती हुई वो कहीं से भी पशेमान या फिर खौफज़दा नहीं लगती थी। इब्लीस कहाँ पशेमान होते हैं? जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी हॉरिबल रही होती है ना, वो दूसरों के लिए मसीहा बन जाता है। हर इंसान का वीक पॉइंट उसका माजी होता है। जैसे चाहो खेल लो। सफ़ीर का वीक पॉइंट उसके बाप का माजी, मैं उसके साथ किया जाने वाला सलूक है। मैं बस उसके जहन में चंद बातें डाल दूंगी, और बस महरमा एक बार फिर मलका बनेगी। उमर गौर से सुन चुका था, और अब उसके जहन में एकदम कोई झमाका हुआ था। वो मुस्कुराया था। कल की कल देखी जाएगी महरमा सुल्तान। आओ आज मैं तुम्हें कहीं छोड़ आऊँ, वो शाइस्तगी से ऑफ़र कर रहा था। तुम दुनिया के पहले दुश्मन होगे जो अपने दुश्मन से एक छत छीन कर दूसरी फराहम कर रहा है। वो ना चाहते हुए भी कह गई थी, मुझे बराबरी पसंद है। तुम्हें बेघर करके लड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। हम दोनों बराबरी की सतह पे होंगे, तभी तो मज़ा आएगा। महरमा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था, और फिर बगैर कुछ कहे गाड़ी की जानिब बढ़ने लगी। कुछ था उसमें पुरएतमाद सा, प्लान्ड सा, और कुछ कुछ पुरयकीन सा। आखिर क्या? उमर को बस सिरा ढूंढना था। उमर हयात के बंगले का लाउंज बेतरतीब था। सोफे के कुशन नीचे गिरे पड़े थे। टीवी पे जियोग्राफी चैनल ख्वामखाही चल रहा था, हालांकि कोई उसे देख भी नहीं रहा था। हाले सुल्तान सोफे के बाजू पे सर रखे हुए थे, पैर लंबे करके सोफे के दूसरे सिरे पे रख छोड़े थे। उसके हाथ में मोबाइल था। वो शायद इंस्टाग्राम की रील्स देख रही थी, लेकिन शायद बेचैनी के आलम में, यूँ जैसे वो ये करना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर थी। यूँ जैसे वो खुद को नॉर्मल और बेनियाज जाहिर कर रही हो, लेकिन इस काम में वो बुरी तरह नाकाम हो रही थी। दफतन उसे अपने चेहरे पे किसी की नज़रें महसूस हुई। हाले ने यूं ही लेटे लेटे गर्दन मोड़कर देखा था। सामने नफीसा हयात थी, लाउंज के दरवाजे पे खड़ी। वो काफ़ी देर से उस पर निगाहें जमाए हुए थी। हाले उनको देखते हुए उठ बैठी थी। चेहरे पे अब भी बेचैनी थी। नफीसा उसे देखते हुए आगे आई। तुमने कहा था तुम म्यूज़िक छोड़ चुकी हो। वो तंज नहीं कर रही थी, यूँ जैसे बस याद दिला रही हो। हाले की आंखों में तहीर सा डर आया। हाँ, मैं छोड़ चुकी हूँ। अब ट्रैवल करते हुए, काम करते हुए मैं म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं सुनती। यहाँ तक कि मैंने अपने मोबाइल से सारा म्यूज़िक कंटेंट भी डिलीट कर दिया है। ना कुछ होगा, ना सुन सकूँगी। वो सही कह रही थी। उसने अपनी बुरी आदत काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली थी।
गुनाह जब छोड़ा जाता है तो पूरा का पूरा छोड़ा जाता है हाले सुल्तान, गुनाह आधे पौने नहीं छोड़े जाते। वो नरमी से कहती सोफे पे आकर बैठी थी। जब म्यूज़िक छोड़ दिया तो इंस्टाग्राम की रील्स पे म्यूट लगा दो, टिकटॉक इंस्टॉल करो। कभी सुना है शराबी ने 3 ग्लास छोड़कर 1 ग्लास पीना शुरू कर दिया और वो जस्टिफाई हो गया? हाले उलझ सी गई थी। लेकिन आंटी, म्यूज़िक मेरी बहुत गहरी आदत है, कुछ आदतों को निकलने में वक्त तो लगता है ना, ऐसे खींच कर कैसे निकाल दूँ? नफीसा की आंखों में नरम सा तासुर था। वो अच्छाई होती है जिसे अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाला जाता है ताकि वो बोझ न बन सके। बुराई को हमेशा जड़ से उखाड़ कर फेंका जाता है ताकि वो निकल जाए, कहीं दूर चली जाए। यूँ समझो तुम्हारा जिस्म एक मोबाइल फ़ोन है और बुराई एक वायरस। क्या तुम इसे हल्का हल्का निकालोगी? आज आहिस्ता, कल 3/4। क्या तुम इसे एक ही दफ़ा नहीं निकलवाना चाहोगी? हाले महव सी उनको सुन रही थी, उसकी आंखें टकर टकर नफीसा का चेहरा देख रही थी। अगर वायरस का इल्म हो गया है और उसे एक भी दिन मोबाइल में जानबूझकर रहने दोगी तो बहुत कुछ है जो डैमेज होगा। क्या तुम डैमेज होना चाहती हो? हाले ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिला दिया था। वो सास नहीं थी, ज़िंदगी का दिया हुआ बोनस गिफ्ट थी। हाले उन्हें देखकर मुस्कुराई थी। उसे लगा था शायद नफीसा उससे मेहर के बारे में कुछ पूछेंगी, शायद वहाँ होने वाला किस्सा मालूम करेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। वो उसे वक्त देना चाहती थी। आंटी, आप बहुत मुख्तलिफ हैं, वो उनके चेहरे को सताइश से देखते हुए बोल दी थी। आप ख़ानदानी सियासत से बहुत दूर हैं, आप अच्छी सास हैं, आप साजिश नहीं करती। हाले को समझ नहीं आया तो वो क्या कहे। नफीसा धीरे से हंस दी थी। मैं साजिशें करती हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की। मुझसे खाने में मिर्च ज़्यादा डाल देना और इस्त्री रख कर कपड़े जला देना, इस सब की तवक्को मत रखना। लेकिन अगर तुम इसके अलावा मेरे साथ मिलकर कोई साजिश करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, बल्कि मैं बहुत बोर हो गई हूँ, कोई साजिश ढूंढनी पड़ेगी। आप इसे छोड़िए, इस वक्त मेरे साथ बैठकर साजिश करेंगे। ये उमर की आवाज़ थी। वो परेशान सा चेहरा लिए अंदर आ रहा था। नफीसा ने एक नज़र उसको देखा, फिर हाले को। क्या ये कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी नहीं है जिसे सब पता होता है? वो सरगोशी कर रही थी। हाले फीका सा मुस्कुरा रही थी, दिल अंदर से डूब रहा था। नफीसा उमर को देखते हुए उठी थी। ये मेरे सोने का वक्त है और तुम जेंटलमैन्स की तरह अपनी बीवी को वक्त दो। साजिशें सुबह करेंगे, फ्रेश दिमाग के साथ। उमर का कंधा थपकते हुए उठी थी और बाहर निकल गई थी। उनको जाता देख हाले एक बार फिर सोफे के हत्थे पे सर रख कर लेट गई। महजब बनने की सारी एक्टिंग बस साहस के सामने करनी होती है। उमर दूसरी जानिब से उसके पैरों वाली जगह पे आकर बैठ गया। हाले ने पैर समेट लिए, जिन्हें उमर ने सीधा करके अपनी गोद में रख लिया। क्यों परेशान हो? नरम सा इस्तफसार हाले ने आंखें बंद करके खोली। मैं परेशान नहीं हूँ उमर, वो बोली तो उसकी आवाज़ थकान ज़दा थी। उसके चेहरे पे बहुत सारा इज़्तिराब था। क्या तुम मेहर माँ के लिए बुरा फील कर रही हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, तुम बता सकती हो मुझे, वो फ़िक्रमंदी से कह रहा था। हाले के चेहरे पे मज़ीद बेचैनी फैल गई। मैं बुरा फील नहीं कर रही उमर, मैं थक गई हूँ। वो जैसे बेबस हो गई थी। मुझे ना उस औरत के लिए नफ़रत महसूस होती, ना मोहब्बत। मैं अब उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं कर रही। वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाले उठ बैठी थी। उसके चेहरे पे अब के बस थकन ही थी, गहरी थकन। मैं इस इंतकाम, इस नफ़रत के चक्कर से बाहर आना चाहती हूँ। मैं फेरी टेल में जीने वाली लड़की हूँ, मुझसे मसाइल नहीं देखे जा रहे। मुझे मेरा बाप बेकसूर चाहिए उमर, मैं बस अब इंतकाम, इख्तिताम चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। उसने गर्दन झुका दी थी। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ जिसमें कोई नफ़रत, कोई इंतकाम ना हो। मैं बस, वो बोलते बोलते रुकी थी, जैसे झुंझला गई हो। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? पैसों के अलावा कुछ भी, वो उंगली उठाकर बोला। तो हाले धीरे से हंसती, फिर उम्मीद से उसे देखा। क्या तुम ये सब ख़त्म कर सकते हो? ये नफ़रत, ये बदला, मैं थक गई हूँ। प्लीज़ जस्ट रेप आई। जितना जल्दी हो सके इसे रैप अप, जितना जल्दी हो सके इसे ख़त्म करो। वो वाकई बेहद थकी हुई लगती थी। उमर ने पलकें झपका कर उसे तसल्ली दी थी। मुझे बस 1 हफ़्ता दे दो, फिर हम आज़ाद होंगे। कोई इंतकाम, कोई नफ़रत नहीं होगी, बस तुम और मैं, ओके? वो नरमी से बोला था। हाले ने धीरे से इस बात में सर हिला दिया था। फिर उमर को देखा। तुम्हें पैसा ज़्यादा प्यारा है या मैं? उमर ने कान की लो खुजाई। पैसा, उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। हाले हंस पड़ी। एक दिन आएगा उमर हयात जब तुम पैसे से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे, उसने कहते हुए दोबारा से सर को सोफे के हत्थे पे टिका दिया था और पैर दोबारा से उसकी गोद में रख दिए। कीप ड्रीमिंग, उमर हौले से बुड़बुड़ाया। अगली सुबह हाले सुल्तान कैफ़े की ऊपरी मंजिल में खड़ी पेंट करती हुई दिखाई दी गई। उसके हाथ में जामुनी रंग की बाल्टी थी जिसे वो दीवार पे यूं मल रही थी जैसे ढेर सारा गुस्सा उसी पे उतार रही हो, जैसे सारी बेचैनी यही
ख़त्म कर रही हो। नीचे ज़मीन पे जगह जगह पेंट के डब्बे बिखरे पड़े थे, कहीं दीवार को रगड़ कर उतारा गया चूना ढेर हुआ पड़ा था, कहीं बड़े बड़े कार्टन में सामान बंद किया जा रहा था। अरुण हाले के दाएं जाने वाले दीवार पे पेंट कर रहा था, नरमी से, मोहब्बत से और कभी कभी सख्ती से। इस जगह अगर कोई फारिग इंसान था तो वो उमर हयात था, जो सोफे पे लंबा लेटा हुआ था, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स लगाए वो हर 5 मिनट बाद कह के मार कर हंसता था। उसी लम्हे वेटर कॉफ़ी का ट्रे लिए हुआ आया तो हाले ने ब्रश फेंक दिया। अब नहीं होता था। उसने कॉफ़ी का मग लिया और उमर के साथ सोफे पे आकर बैठने लगी। वो उसके पैर हटा रही थी। उसी पल उसका मग छलका था और ज़रा सी कॉफ़ी उमर के पैर पे गिरी। वो ज़ख्मी शेर की मानिंद उठ बैठा था। तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक ही बार मुझे जला कर राख कर दो। ये कतरा कतरा मौत क्यों दे रही हो? वो मोबाइल सोफे पर रख के बाजू सीने पे बांधे पूछ रहा था। हाले ने जवाब नहीं दिया। वो बस बेजारी से सर ढलकाए सोफे पे लड़क गई थी। अरुण अपनी कॉफ़ी का मग लिए उनके सामने रख के सोफे पे आकर बैठा था। थक गई हो? उमर हाले से पूछ रहा था। हाले ने अपना बाजू सोफे की पुश्त पे फैला दिया था। वो वाकई थकी हुई लगती थी। उमर सीधा हो बैठा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में बाहम फंसाकर पूरी तरह मोड़ा था। हाले को बेहद अच्छा लगने लगा था। ये एक थेरापी होती है। अरुण गौर से उमर को देख रहा था। उमर की नज़र उस पर पड़ी तो अरुण ने अपना बाजू आगे फैला दिया, चेहरे पे बला की मासूमियत तारी की। वो गोया कह रहा, प्लीज़ मेरा बाजू भी दबा दो। गर्दन के बारे में क्या ख्याल है? उमर हल्की आवाज़ में बोला तो अरुण सख्त बदमज़ा हुआ था। क्या था जो हाथ दबा देता? तुम एक काम करो हाले, उमर फ़ौरन से जोश से कहने लगा था, तुम ये सब काम छोड़ो, तुम शॉपिंग करने चली जाओ, पूरा दिन अपने साथ गुजारो, अच्छा खाना खाओ, तुम बहुत अच्छा फील करोगी। मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकती, सॉरी। मेरे पैसे ले लो। अब के हाले झटके से आंखें खोल बैठी थी। फिर यकीनी से उमर को देखा। ना करो, मैं रोने लगूंगी। उमर धीरे से हंस दिया था। पास बैठे अरुण ने लाहौला वाला पढ़ा था। सही कह रहा हूँ, मेरे कार्ड इस्तेमाल कर लो, उसने खुले दिल से ऑफ़र की थी। ठीक है फिर तुम भी साथ चलो, हम अच्छा खाना खाएंगे। हाले तैयार हो गई थी। उमर उसे देख कर रह गया। तुम्हें खाने से इतनी मोहब्बत क्यों है? खाना हमें मरने से बचाता है उमर। ओके ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन मैं साथ नहीं जाऊंगी। पैसों की हामी भर रही है, भर ली, मुझे हार्ट अटैक आ चुका है। अब अगर मेरे सामने खर्च करोगी तो वहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे सोम पे आधे कराची को बिरयानी खिलाऊंगा, हारून ने इतला दी थी। हाले उन दोनों को छोड़ उठ गई थी। उमर ने एक नज़र हारून को देखा, फिर बेटे को आवाज़ देकर बुलाया, तुम जैसे हासदों की वजह से अपना सदका देता रहते हो। मेरे मरने से दुनिया का आधा हुस्न मर जाएगा, तुम जैसे बिल्लों को क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने कहते हुए अपनी जेब से चंद नोट निकाल कर बेटे को थमाए थे। ये किसी गरीब को दे आओ। वो तो शुक्र है कि मेरी अम्मा सुबह सुबह मुझ पे आयतल कुर्सी पढ़कर दम करती हैं, वरना तुम जैसे लोगों की शर से मुझे कौन बचाता। अरुण जल भुन गया था। जब्त करने के चक्कर में वो सुर्ख हो रहा था। वेटर मुस्कुराते हुए चला गया था। अरुण अब भी उसे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। काश वो उसका गला दबा सकता, काश। सुल्तान मंजिल की ऊंची शानदार इमारत। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था मैं आगे पढ़ लूँ, लेकिन आई थिंक सो इतना काफ़ी है। और इसके आई थिंक सो इसका एक पार्ट बनेगा या 2 पार्ट बनेंगे। आगे पढ़ ना लिया जाए यार, एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने कभी वैसे ऐसा नहीं किया कि एक दफ़ा ख़त्म कर दूँ तो बस ख़त्म कर देती हूँ, फिर दोबारा शुरू नहीं करती, लेकिन कर लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं। सुल्तान मंजिल की ऊंची शानदार इमारत अपनी पूरी शान, अपने तमाम तर जलाल के साथ खड़ी थी। उस इमारत से कई लोग गए थे, कहीं लोग आए थे। ये इमारत कहीं राज सीने में दफन किए हुए थी। ये इतनी ऊंची थी कि उसे देखने के लिए तुम्हें गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। जैसे अभी कोई लड़की अपनी गर्दन ऊंची किए खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी, उसकी गर्दन में सरिया सा फिट था, यूँ जैसे कभी भी उसे कोई भी शिकस्त दे ही नहीं सकता था। उसकी आंखें भूरी थी, सूजे हुए पपूटों वाली भूरी आंखें। वो आगे बढ़ाई। कार ने अदब से उसके लिए दरवाज़ा खोला था। वो ऐसे ही चल रही थी जैसे ये सब उसका हो, ये सारी जगह, ये महल उसकी मलकियत। तो लॉन में बैठे हसन और हसीना बेगम ने उसे देखा था। कुछ था जो हसन को ठटका था। महर की आंखों में उदासी नहीं थी, वो हारी हुई भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी, जैसे वो सोच कर आई थी उसे करना क्या क्या है। वो बर्फ़ की मलका लग रही थी, ठंडी पुरसुकून। यूसुफ सुल्तान के कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर वो मुस्कुराई थी। नम आंखों से ये दूरी वो एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। उसने दरवाज़ा धकेला तो सामने का मंजर वाज़े हुआ। वो बूढ़ा नहीफ वजूद बेड के ओवन से टेक लगाए बैठा था। उनके हाथ में मोबाइल था जिससे हाले सुल्तान की आवाज़ उभर रही थी। महर के दिल को घुंसा सा लगा था। वो कितना अरसा उसे दूर रख रही थी, और एक रात, सिर्फ एक रात में वो वापस अपनी जगह पे आ चुकी थी। कैसा बख्त था उसका, क्यों थी वो महर से इतनी ऊंची।
शायद इसलिए कि उसने अपना वक़ार रखा था। सर पे वक़ार रख कर चलोगे तो हर जगह नुमायाँ और ऊँचे नज़र आओगे। खुदारा को ये बात उस भूरी आँखों वाली लड़की को समझा दे। वो ज़ख्मी आँखें लिए यूसुफ सुल्तान को तक रही थी। आहट पे यूसुफ सुल्तान ने चेहरा मोड़ा था। वो उनके सामने खड़ी थी, आंखों में यासियत लिए उन्हें देखती हुई। वो बचपन से ही नहीं महरूम नज़रों से उन्हें देखते रहने की आदी थी। यूसुफ सुल्तान ने मोबाइल की स्क्रीन हाथ मारकर बुझा दी थी। बाजू सीने पे बांधे वो उसे देखे गए। महरमा छोटे छोटे कदम लेती उनके करीब चली आई और उनके करीब बेड पे बैठ गई। उसकी नज़रें बेकरार थी। काफ़ी देर तक उनको उसी तरह देखते रहने के बाद उसने आहिस्ती से उनका हाथ थामा था, फिर ज़रा सा ऊंचा करके लबों से लगा लिया। महरमा का सबसे कीमती ताल्लुक़ आप हैं अब्बा। उसने धीरे से सरगोशी की थी। यूसुफ सुल्तान कुछ नहीं बोले। मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। सफ़ीर और बाकी लोग कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं थे। अगर आप मेरे साथ रहने के लिए राज़ी हो जाए तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ अब्बा। वो आहिस्ती से अपनी बात का बावर करवा रही थी। मैं हाले से, उमर से, सफ़ीर से, उन सब से दूर हो जाऊँगी। सिर्फ़ आप चाहें मुझे। आप महरमा के लिए सबसे कीमती हैं। मैं आपके बगैर रहने का सोचती हूँ तो दिल बंद होता है। उसकी बुरी आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे थे। उसने आंखों में उम्मीद लिए उनको देखा था। मैं एक अरसा आपके साथ रही हूँ। मैंने आपकी खिदमत की, आपसे मोहब्बत की अब्बा। वो वक्त जब आपके साथ कोई नहीं था तब मैं थी। क्या आपको मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता? क्या मेरी कोई औकात नहीं है? मैं आपके लिए क्या हूँ अब्बा? मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या हूँ? वो उनकी आंखें देखती गिली आंखों से पूछ रही थी। यूसुफ सुल्तान चंद सर्द बर्फ आंखों से उसे देखते रहते, फिर आगे को होकर उसके मुंह पे थूक दिया। हाँ वाकई उन्होंने उसके मुंह पे थूका था। महरमा शल रह गई। बेयकीनी और शौक ऐसा था कि चंद पल के लिए वो सांस भी ना ले सकी। वो बगैर पलक झपकाए उनको देखेगी। उसे अपनी सारी ज़िंदगी में कभी इतनी तहकीर नहीं मिली थी। बर्फ़ की मलका पिघल कर बह गई थी। मेरे नज़दीक तुम्हारी ये औकात है, यही वक़्त है। अगर आइंदा भी मेरे सामने आओगी तो आइंदा भी यही होगा। मैं तुमसे और तुम्हारी शक्ल से नफ़रत करता हूँ, जैसे एक ज़माने में फहाज खान से करता था। तुम जानती हो ना मेरी नफ़रत कैसी होती है। उनका लहजा ठंडा था, हड्डियों को जमाता ठंडा लहजा। महरमा खामोशी से उठ खड़ी हुई थी। वहीं थूका हुआ चेहरा लिए वो मरे मरे कदम उठाती बाहर चली गई थी। वो जान गई थी यूसुफ सुल्तान की नफ़रत कैसी होती है, लेकिन अब वो किसी और को ये दिखाने जा रही थी कि महर की नफ़रत कैसी होती है। सुल्तान होल्डिंग्स के कॉन्फ्रेंस रूम में लंबी मेज़ बिछी थी, जिसके अतराफ में पावर चेयर्स रखी थी, जिन पे उस वक्त कहीं सूटेड बूटेड अफराद बैठे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। जो वाहिद रोशनी थी वो बस दीवार पे नस्ब बड़ी स्क्रीन की थी, जिसके आगे उमर हयात खड़ा था। माथे पे बिखरे बाल, संजीदा चेहरा और हाथ उठा उठा कर अपनी बात समझाता उमर हयात। कमरे में मौजूद अफराद, उनका ध्यान उस वक्त बस उमर हयात पे था, वो जो एक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता और स्क्रीन पे लिखे अल्फाज उसके सीने और चेहरे पे लिखे नज़र आते थे। नीली रोशनी में खड़ा अपनी बात समझाता। वो वाकई अल्फा लग रहा था। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पे क्या दियाना मिजाज साथ लाते हैं। ये मर्द उन लोगों में एक था। वो अपनी बात ख़त्म कर चुका था। मज़ीद चंद बातों और अलविदाई कलमात के बाद मजमा फट गया था। लोग एक एक करके निकलने लगे थे। उनके चेहरे बताते थे कि वो यहाँ से खुश होकर गए। कमरा खाली हो गया तो उमर ने आगे बढ़कर दीवार पे लगे स्विच बोर्ड पे हाथ मारा। रोशनी फैल गई और उसी रोशनी में सरबराही कुर्सी पे बैठा शम्स नज़र आया। वो मुस्तरिब सा था और कुछ गायब दिमाग भी। उमर मेज़ पे रख के सामान उठा रहा था, फाइल, चीज़ें और बाकी कुछ सामान। आप परेशान हैं? वो सामान समेटते हुए बगैर सर उठाए बोला था। शम्स चंद लम्हे अजीब सी नज़रों से उसे देखते रहे। तुम नगीन के बेटे हो? वो जैसे हसरत से पूछ रहे थे। उमर के हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने जवाब नहीं दिया, मगर वो मेरी बहुत प्यारी बहन थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा। वो गए वक्तों को याद करके यासिया से कह रहे थे। मिराज भाई हमसे बड़े थे और ज़्यादा मैच्योर भी, लेकिन मैं और नगीन हम हमेशा साथ रहते थे। वो मुझसे बिल्कुल वैसी मोहब्बत करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से। शम्स की आंखों में अब की हल्की सी नमी चमकी। उमर खामोशी से उन्हें सुनता रहा। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ उमर। कल रात से मुझे लगता है जैसे मैंने उसे कभी भूला ही नहीं था। उसने मेरी ज़िद में आकर गयास से रिश्ता तोड़ दिया। वो मेरी ज़िद में तुम्हारे बाप से मिली थी। क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? शम्स जैसे याद आने पे पूछ रहा था। जी, वो ज़िंदा है, यहीं कराची में रहते हैं। उमर कहते हुए कुर्सी पे बैठ गया। क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा है? तुम इतने साल कहाँ रहे? क्या तुम ठीक थे? तुम्हारा बचपन कैसा था? शम्स पै दर पै सवाल किए गए।
आज उनकी आंखों में नरमी थी, वो नरमी जो अपने बेटे के लिए भी नहीं आती थी। उमर को कोफत हुई थी, उसने एक अरसा बगैर रिश्तेदारों के गुजारा था और अब अचानक ही उसके पास रिश्ते भरने लगे थे। वो बारी बारी शम्स के सारे सवालों के जवाब देता गया, अपनी मर्ज़ी के और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहा छुपा लिया, जो चाहा बता दिया। शम्स इश्तियाक से उसे सुन रहे थे। कई बार उनकी आंखें नम हो जाती थी। वो बस एक बार उठकर उसे छू लेना चाहते थे, उसे अपने गले लगाकर महसूस करना चाहते थे, लेकिन दरमियान में कई साल थे, वो चाह कर भी ये फासला तय नहीं कर सके थे। यूँ लगता था जैसे सामने नगीन का वजूद हो। वो कम से कम उसकी खुशबू महसूस करना चाहते थे। उमर ने एक मोहतात नज़र उनको देखा। ये बेहतरीन वक्त था अपनी बात कह देने का। उसने गला खनखार कर कहना शुरू किया, मैं अगले हफ्ते अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, शायद अगले 2 माह तक के लिए। वो आम अंदाज में इतला दे रहा था। शम्स का दिमाग भग से उड़ा था। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? 2 माह बाद नीलामी होनी है। उमर, तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बुखरा ही तो गए थे माजरत के साथ, लेकिन मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ शम्स साहब। वो रसान से बोला था, मेरी बीवी बेहद स्ट्रेस ले रही है और मैं खुद भी यहाँ नहीं रह पा रहा। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, जाहिर है मेरा घर डिस्टर्ब है तो मैं भी डिस्टर्ब हूँ। लेकिन उमर, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सब कुछ तुम संभाल रहे थे, एक एक चीज़ तुमने देखी है और अब तुम इस तरह कैसे ही जा सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शम्स का बस नहीं चलता था कि कुछ कर डालें। वो किसी भी तरह उमर को रोक लेना चाहते थे। एक दरमियानी राह भी है, अगर आप मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। वो इतना बौखलाया हुआ था, पूरी बात सुने बगैर ही क्या उठा था। हम 1 हफ्ता बाद नीलामी रखेंगे और जब मेरी बीवी हेवन खरीद नहीं सकेगी तो जाहिर है वो बहुत अपसेट होगी, लेकिन फिर मैं उसे कहीं दूर ले जाऊंगा और कुछ अरसा यहाँ से दूर रखूँगा। फ़िक्र ना करें, मैं वापसी पे आपको दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बस 1 हफ्ता दे सकता हूँ। आप देख लें क्या हो सकता है। वो बज़ाहिर बेनियाज़ी से कह रहा था, लेकिन दूर अंदर कहीं उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या हो अगर शम्स ना माना तो? ठीक है, मैं कर लूँगा। शम्स जैसे सब कुछ तय कर गया था। अब ये नीलामी 1 हफ्ता बाद ही होगी और तुम्हारे साथ होगी। मैं अब तुम्हारे बगैर कुछ नहीं करूँगा, शम्स इस्तेहकाक से कह रहा था। उमर बस मुस्कुरा दिया था। वो दोबारा उमर से कुछ सवालात कर रहा था। वो जवाब दिएगा बगैर उकताए, बगैर थके। तो बस मेरा ख्याल है इतना काफ़ी, अब मुझसे नहीं बोला जा रहा। अब अगली एपिसोड को लास्ट एपिसोड ही करेंगे और सब कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, नहीं भी था, मतलब पता ही था तो, लेकिन हाले ने सारा कुछ किया और मुझे रेस्टोरेंट जब वो कर रही थी ना, सारा कुछ बना रही थी, वो पेंट वगैरह कर रही थी, जामुनी कलर ही क्यों चूज़ किया? वाई आई एम जस्ट आस्किंग वाई? कोई और कलर नहीं चुन सकती थी क्या? वो जामुन कलर, ठीक है, हो सकता है वो जामुन कलर। उसने लेवेंडर कलर तो नहीं कहा था ना, मतलब लेवेंडर कलर और होता है, जामुन और होता है, लेकिन उससे मिलता जुलता तो है। खैर, मेरा पॉइंट सिर्फ वही समझेंगे जिनको समझ आना है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, माला की वजह से समझ नहीं आएगा जिन्होंने माला नहीं सुना। और अगर आप लोग माला सुनना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर उसका लिंक मौजूद है, मैंने वहाँ पर दिया है, क्योंकि निम्रा ने परमिशन नहीं दी और मैं ऑलरेडी उस नावल को 3 सालों से ऑलमोस्ट वो मेरे पास रिकॉर्डेड था। शुरू में जब वो आया था तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो अब वो परमिशन नहीं दे रही, तो इसीलिए फिर उसका लिंक मैंने उन लोगों को शेयर कर दिया जो सुनना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप का लिंक आप लोगों को मेरे चैनल, इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। मेरे अदर अकाउंट्स भी उसी पर अवेलेबल हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, हर जगह के अकाउंट्स मैंने अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप का भी आपको उधर ही मिल जाएगा, तो आप लोग जाएं और अगर आप लोग माला सुनना चाहते हैं तो सुने। स्टार्टिंग वाली जो वीडियोज़ है ना, वो वाली वीडियो जो मैंने पहले इस चैनल पर अपलोड किया, मतलब मेरा पहला जो नावल था वो माला ही था, उसी से मैंने स्टार्ट किया था। और हो सकता है स्टार्टिंग से आप लोग सेटिस्फाइड ना हो 8 एपिसोड तक, क्योंकि वो मैंने बहुत कुछ सीखा था, तो उसके बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लिया था मैंने, लेकिन उससे पहले मैं इतना सेटिस्फाइड ख़ुद भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वफ़ल कर रही थी और बहुत ज़्यादा वो अटकना नहीं होता वो कर रही थी। तो और फिर ये कि अगर मतलब हाँ, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और जो बाकी नावल जो मैंने अभी तक कभी उसको नहीं किया, क्या कहते हैं उसको, कभी उनको अगर नहीं, मैंने क्या कहते हैं यार, मैं तो भूल जा रही हूँ सारी बात। हाँ, अगर मैंने उनको पब्लिकली नहीं किया तो उनके लिंक आप लोगों को मेरे उसी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाया करेंगे। मैं इधर
अनलिस्ट कर देते हैं। अनलिस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी को अगर लिंक शेयर करेंगे तो वो जाकर आपके नावल को सुन सकता है। उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं। ऑफ़ कोर्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लें। और बाकी नावल जितने भी मैं दे रही हूँ सारे मुझे बहुत पसंद हैं। और वक्त नावल भी अच्छा था। स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोरिंग लगा, दरम्यान में अच्छा हो गया, अब जाकर मैं फिर बोर हो रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि ये ख़त्म हो जाए। इतने लेंथी नावल्स ना आप फेड अप हो जाते हो। एक तरह के किरदार, एक तरह की सिचुएशन, आप जितने मर्ज़ी नावल्स लवर हो, आप एक वक्त आता है कि आप एक तरह की चीज़ों से फेड अप होने लग जाते हैं। नावल होते हैं, अगर डिफरेंट चीज़ें होती रहें तो आपका मज़ा भी बरकरार रहता है और आप बोर भी नहीं होते। लेकिन रिपीट में चीज़ें हों तो फिर आप थोड़े फेड अप होने लग जाते हो। और फिर बस ये शॉकिंग था। मुझे बुरा लगा जब उसके मुंह पर थूक देता दादा। मतलब डिस्गस्टिंग यार, बहुत बुरा था। एक बंदा आपके लिए इतनी मोहब्बत करता है और सारा कुछ आपके लिए करता है। मतलब उसकी सिचुएशन पर देखो, उसकी सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रही कि जस्टिफाई मैं नहीं कर रही महरमा को। महरमा ने बहुत गलत किया, वो डिज़र्व करती है, वो बहुत बुरा डिज़र्व करती है, उसके साथ बहुत बुरा हो। लेकिन एक बंदा यार, एक बंदा सारी ज़िंदगी तरसता रहा है। मतलब इधर ना मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। दादा का रवैया, दादा भी इतने मतलब सुल्तान को ऊपर से आए हो तुम लोग। मतलब कोई अजीब ही मखलूक हो तुम लोग। कोई भरम रखने आते हैं या ये करना आता है, भी थोड़े से इंसान बन जाओ तुम लोग। क्या यार, ये बहुत बुरा लगा मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला। और फिर वो सफ़ीर की बात, वो मुझे थोड़ी सी बहुत हिट किया उसने कि आपने मुझे अच्छी माँ नहीं दी। अगर आप मुझे अच्छी माँ देते, मैं अपने बच्चों को बुरी माँ नहीं दूँगा। तो वो बेचारा, मुझे उसके ऊपर भी बहुत थोड़ा बुरा फील हुआ। फिर ऑफ़ कोर्स हाले का राइट था, उसने सबको सच्चाई बताई, फिर सबको बताया, वो सही था, उसने सही किया। और फिर उनकी जो क्यूट फाइट्स होती हैं वो तो अच्छी लगती हैं। मतलब समटाइम्स मुझे हंसी भी आ रही होती है जब वो बड़ा क्यूट था, जब उसके वो हाथ को वो दबाता है और वो कहता है कि ये एक तरह से थेरेपी होती है, तो हारून अपना हाथ दे देता है। दैट वाज सो क्यूट, मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। मतलब इसके कुछ होते हैं। और जब वो कॉफ़ी भी गिरा देती तो वो कहता है एक ही दफ़ा क्यों टुकड़े में मुझे मार रही हो, एक ही दफ़ा जला लो ना मुझे। सेल्फ ऑब्सेस, मतलब करैक्टर बहुत मज़े का था उमर का। लेकिन कभी कभी उसकी समझ नहीं आती। मतलब थोड़ा हर करैक्टर ओवर हो जाता है। मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं। हो सकता है ये राइटर का अगर पहला नावल तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका राइटिंग स्टाइल बहुत मेच्योर हो जाए। जिस तरह से उनका स्टार्ट है ना, अगर इस तरह से स्टार्ट, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। पहला नावल बहुत ज़बरदस्त है, मुझे सुनने में आया पहला, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो बाकी और भी मेरे बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं अच्छे अच्छे नावल्स करने के, और मैं करूँगी। और आप लोग, एक मुझे कहा गया नावल, यार जितने भी आगे नावल्स होंगे ना आप लोग स्किप मत कीजिएगा। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नावल्स हैं। बहुत कुछ नए राइटर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारे नावल्स पढ़ें। तो मतलब तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। लेकिन पुराने जो नावल्स मैं पढ़ना चाह रही हूँ, मैं साइमा अकरम के कुछ नावल पढ़ना चाह रही हूँ और मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह आगे। और एक नावल तो पढ़ना चाहूँगी। और बाकी मैंने शॉर्ट नावल्स की लिस्ट बनाई है, जितने जितने मैंने राइटर्स के पढ़े हैं नावल, इकरा सगीर अहमद के, नाज़िया कबल नाज़ी के, मरियम अज़ीज़ की बेस्ट कलेक्शन, मतलब जो शॉर्ट नावल्स कलेक्शन है ना, वो मैंने सारी एक जगह कर दी है। अभी कुछ और भी हैं जिनके करने हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, खुद को ज़्यादा वो नहीं कर रही अभी। बस मेरा ये था कि ये नावल्स ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ। अब सिर्फ एक टूटा हुआ तारा डेली बेसिस पर आया करेगा, और साथ साथ मैं अपने चैनल को भी टाइम दिया कर, मतलब चैनल को साफ़ करूँगी, उसके जितने थंबनेल न्यू बनाने वाले वो बनाऊँगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली और लास्ट एपिसोड में। जितनी मर्ज़ी आगे लंबी एपिसोड मैं कोशिश करूँगी कि बस लास्ट करूँ, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।